नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी बन सकती है तीसरा विकल्प, कहा सुनीता केजरीवाल ने। भगवान श्री राम कथा का रसोस्वादन करना हर घर के लिए मंगलदायी, कहा साध्वी करुणागिरी महाराज ने। टिकट कटने की संभावना पर रामकिशन फौजी ने की महापंचायत। दादी सती मंदिर मेले में हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। छात्र संगठनों ने भी की विधानसभा टिकटों की मांग। प्रवासी नेपाली संघ ने मनाई हरतालिका तीज। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा में भी हर एक क्षेत्र में होगी आम आदमी पार्टी, यह कहना था सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल भिवानी में आम आदमी पार्टी के महिला महासम्मेलन में पहुंची और महिलाओं के साथ विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर होने चाहिए। खेल कूद में बहन बेटियों को आगे आना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में माता बहनों को देखकर उन्हें विशेष शक्ति मिल रही है। कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं और उन्हीं के कामों की वजह से हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। महिला सम्मेलन में जेजेपी व इनेलो पार्टी को लेकर सुनीता केजरीवाल ने कहा कि इन पार्टियों का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया है। आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी का गठबंधन हाईकमान तय करेगा। सभी 90 विधानसभा सीटों पर आपके उम्मीदवार 2 दिन में घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी व कांग्रेस के बाद हरियाणा में आप तीसरा विकल्प है। वहीं सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बिजली व पानी की समस्या तथा गैस सिलेंडर महंगा हो जाना महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। वहीं उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में जीत का दावा करने वाली भाजपा पार्टी में हो रही टिकट बंटवारे के बाद भगदड़ को रोके। का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी ने की। महिलाओं ने अपने खूब सवाल पूछे और उन सवालों का अच्छे तरीके से सुनीता केजरीवाल जी ने जवाब भी दिया और महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकारें योजनाएं चला रही हैं उनका भी बहुत विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया। मुझे लगता है कि महिलाओं की राजनीति से लेकर के हर क्षेत्र में भागीदारी बहुत ज़रूरी है। उस लिहाज से ये बहुत कामयाब सम्मेलन रहा उस चर्चा को लेकर के। और हरियाणा में भी महिलाओं का अब ये मूड है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में महिलाओं के लिए बहुत सारा काम हमारी सरकार कर रही है, वैसा ही काम अब हरियाणा के अंदर भी होना चाहिए। हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का बंटवारा भी बाकी है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। हम सक्षम हैं अपने दम पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। और गठबंधन का जो भी फैसला है वो पार्टी हाईकमान को करना है। अरविंद केजरीवाल जी का जो फैसला होगा वो हमको स्वीकार है। हम बहुत डिसिप्लिन सोल्जर हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन हमारी तैयारी 90 की 90 सीटों पर है और जैसा पार्टी आदेश करेगी 1-2 दिनों के अंदर अपनी सारी लिस्ट जारी कर देंगे और पूरे हरियाणा के अंदर दमखम से चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इन सब का कोई अब जनाधार नहीं रहा है और लोगों ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। इनकी राजनीति को लंबे समय तक देखा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरा विकल्प है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर कोई तीसरी पार्टी हरियाणा में है जिसका अस्तित्व है, जिसको लोग पसंद करते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी है। बिना आम आदमी पार्टी के हरियाणा में सरकार तो नहीं बनेगी इस बार। श्री राम कथा समिति द्वारा श्री राम कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया, जिसमें 551 महिलाओं ने अपने सिर पर पवित्रता व शीतलता का प्रतीक कलश धारण कर प्रभात फेरी निकाली। इस धार्मिक आयोजन में कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी महाराज का व्याख्यान रहेगा, जो श्रद्धालुओं को राम जी के जीवन की कथाएं सुनाएंगी। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं को भगवान राम और गणपति के बारे में कथाएं सुनने को मिलेंगी। कहा कि रामायण जैसा ग्रंथ सार गर्भित ग्रंथ है, जिसमें मर्यादाएं हैं, मान सम्मान है, संस्कृति और संस्कार है। वहीं समाज सेवी व कथा प्रेमी सुशील बुवानीवाला ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान भक्तजन कलश लेकर भजनों पर झूमते हुए भगवती भवन धर्मशाला में पहुंचे और अब 9 दिन तक राम कथाओं का आनंद लेंगे।
श्री राम कथा का व्याख्यान करते हुए साध्वी करुणागिरी महाराज ने कहा कि कथा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की भगवान श्री राम की जीवन गाथा सुनने का अवसर मिलेगा, जो उनके जीवन और शिक्षाओं को समझने में सहायक होगी। समाज में भगवान श्री राम की मर्यादाओं का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में तरह तरह के प्रबंधन पनप रहे हैं, समाज और परिवार में विकार पैदा हो रहे हैं, जिन्हें ख़त्म करने में भगवान श्री राम की कथा ज़रूरी है। साध्वी करुणागिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम की कथा का रसपान करना हर घर में मंगलदायी होता है। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी पर आज से कथा का शुभारंभ किया गया है। इससे 2 लाभ श्रद्धालुओं को मिलेंगे। एक तो भगवान श्री राम की कथा के माध्यम से ज्ञान और गणपति की पूजा का आशीर्वाद दोनों ही मिलेंगे। बली कॉलोनी भिवानी की तरफ से आयोजित की जा रही है। गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में और सर्वजन के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का आयोजन है। भगवान राम की कथा अपने आप में एक मर्यादित कथा है। इस कथा से बढ़ के कोई कथा नहीं है। यदि जीवन में मर्यादा आ जाए तो जीवन सफल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को राम कथा सुन के उस पर आचरण करना चाहिए। ये कथा 7 सितंबर से 15 सितंबर तक 9 दिवसीय अनुष्ठान श्री तुलसीदास रामचरितमानस को आधार लेके किया जाएगा। आज 7 तारीख की चतुर्थी के ऊपर हमने राम कथा शुरू की है। तो सारे बजरंग बली कॉलोनी वाले मिलकर कर रहे हैं और माता जी जो है अपने कर कमलों से आज शुरुआत कर दी है। शाम को 3 बजे करेगी और 6 बजे तक राम कथा चलेगी। हमारे बजरंग बली कॉलोनी वाले सब मिलकर कर रहे हैं। बजरंग बली कॉलोनी श्री राम कथा आयोजित कर रहे हैं। हम पूरी कॉलोनी वासियों का हमें सहयोग है और हम चाहते हैं पूरा शहर इस कथा को सुने। माता जी के बिल्कुल कंठस्थ मुक्त अपनी वाणी से तुम कथा कहती हैं, उनका सभी आनंद लें, सभी को लाभ मिले। तो में भगवान राम के प्रति प्रेरणा हो, सभी भगवान राम के मर्यादित जीवन की तरह जीवन जिए, इसलिए हम कथा करवा रहे हैं। हम लोग का ये कार्यक्रम हम बजरंग बली कॉलोनी समिति वाले हैं वो कर रहे हैं और राम कथा का आयोजन यही है कि इससे सब लोग कॉलोनी वाले जुड़ जाते हैं आपस में। सब लोग कथा सुनने आएंगे भगवान के और उससे विचार सबके अच्छे प्रकट होंगे। और राम कथा कराने का कुछ तो रीज़न ये भी है कि सबको पता भी चले हमारी संस्कृति के बारे में, और कुछ क्या है कि सब हमारी जो कॉलोनी है वो सब एकता से जुड़ी रहे। विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा टिकटों के वितरण के बाद जहां टिकट न मिलने से नाराज लोग पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, वहीं जिनकी टिकट अभी पेंडिंग है उन्हें भी अपनी टिकट कटने का डर सताने लगा है, जिसके चलते पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए टिकटार्थी अपने कार्यकर्ताओं को लामबद्ध कर दिल्ली कूच करने का प्लान बना रहे हैं। भवानीखेड़ा हलके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रामकिशन फौजी के बेटे विकास ने कहा कि 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचकर पार्टी हाईकमान से रामकिशन फौजी के लिए टिकट देने की मांग रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने भोजन, वस्त्र व रहने की व्यवस्था के साथ दिल्ली कूच करेंगे और कांग्रेस पार्टी से रामकिशन फौजी के लिए टिकट लेकर ही वापस लौटेंगे। भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक रामकिशन फौजी की टिकट कटने की चर्चाओं के बीच उनके निवास पर उनके बेटे व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास कुमार व कार्यकर्ताओं ने पंचायत का आयोजन कर 8 सितंबर को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। भवानीखेड़ा हलके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रामकिशन फौजी के बेटे ने कहा कि 8 सितंबर को दिल्ली में पार्टी हाईकमान में रामकिशन फौजी को टिकट दिए जाने की मांग रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि यहाँ से बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी जा सकती है। ऐसे में रामकिशन फौजी के पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए उनकी टिकट पर संशय होना कार्यकर्ताओं के बीच रोष का विषय बना हुआ है। करके आज खुद से इस मीटिंग का आयोजन कार्यकर्ता साथियों ने करा और उस आयोजन में यही प्रस्ताव साथियों ने पास किया है कि कोई भी हम जो भी बाहरी उम्मीदवार को यहाँ जो है नहीं करने देंगे। हाँ, तो क्या कल हमारे हजारों की संख्या में सभी साथियों ने निर्णय लिया है, प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या में जो है साथी जाएंगे और इसीलिए जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, केंद्र के नेतृत्व पे विश्वास है, दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी प्रदेश के नेताओं पर विश्वास है कि रामकिशन फौजी जी को अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी से मौका मिलेगा और उसी की मजबूती के लिए हम कल दिल्ली पहुंचेंगे। जो है हमारे जाने का उद्देश्य यही है
क्योंकि टिकट का वितरण कल या परसों में जो सूचना मिली हो जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें टिकट जो है मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे। उसी की मजबूती के लिए हमारे साथी जा रहे हैं। और जो सुनने वाली बात, जैसे आपने कहा कि 2 बार की या 3 बार की, तो 2 बार अगर हमने तीसरी बार अपनी जीत दर्ज करने के बाद चौथी बार जब हमने चुनाव लड़ा तो चौथी बार भी हमारा जो वोट परसेंट है वो घटा नहीं। जो है चौथी बार हमने 35,000 वोट और जब 5वीं बार का जो चुनाव लड़ा उसमें भी कम मार्जिन रहा और 43,000 वोट प्राप्त किए। और जब हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जब अब ये लोकसभा का चुनाव आया था, लोकसभा का जो चुनाव आया था, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी ने सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत, पूर्व CPS रामकिशन फौजी जी और सभी साथियों की मेहनत की बदौलत यहाँ जीत भी दर्ज की। शहर के बावड़ी गेट पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दादी सती मंदिर मेले का आयोजन हुआ। लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी करने को लेकर दादी सती माता की पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि माता दादी सती पृथ्वी में समा गई थी, उसके बाद से दादी सती माता की पूजा होती है। विशेषकर चर्म रोग के मरीज यहां आकर माता की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर संस्था के प्रधान जोगेंद्र चौहान ने बताया कि दादी सती माता की पूजा अर्चना पूरे उत्तर भारत में होती है। वहीं भिवानी में भी मंदिर परिसर में देश विदेश से श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। बावड़ी गेट पर दादी सती मंदिर संस्था के प्रधान जोगिंदर चौहान ने बताया कि यह मंदिर 200 साल पुराना है और यहाँ पर भिवानी जिले व देश विदेश से 36 बिरादरी के लोग आते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है तो यहाँ आकर पूजा करने के बाद उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है। वहीं मंदिर के संरक्षक जोगिंदर सरोहा ने बताया कि सती माता के मंदिर में सती होने के बाद ही ये मंदिर बनाया गया था। पुराने समय में सती प्रथा थी, जिसके बाद माता सती हो गई थी और उसके उपरांत पूरे देश भर में माता सती की पूजा की जाती है। एक तो आपका गुरु रविदास समाज कल्याण सभा की तरफ से भिवानी हलचल का यहाँ जो दादी सती के आप जो पहुँचे हैं तो हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और जो मेला है ये लगभग 200 सालों से, जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 200 सालों से ये कार्यक्रम होता आ रहा है। बिरादरी में सारी 36 बिरादरियाँ आती हैं यहाँ, मतलब किसी प्रकार का वो नहीं है। हर प्रकार का यहाँ जैसे भिवानी में अगर आप देखोगे तो जो राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, सैनी समाज है, गुज्जर समाज है, समार समाज है, दानक वाल्मीकि समाज है, सारा का सारा लगभग सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। दादी सती का इतिहास तो ये है कि ये बहुत ही प्राचीन दादी सती मंदिर है। यहाँ पर दादी सती हुई है तो इसका नाम दादी सती रखा हुआ, क्योंकि जो पुरानी प्राचीन प्रथा चली आ रही उसमें सती होने की प्रथा थी, उसमें ये सती हुई है दादी, उनको दादी सती की मान्यता दी गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का 1 महीने से कम का समय रह गया है। सामाजिक संगठन, जातीय संगठन के अलावा अब छात्र संगठन भी विधानसभा टिकटों को लेकर राजनीतिक पार्टियों को ज्ञापन दे रहे हैं और टिकटों की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने कॉलेज में यूनिवर्सिटी कक्षाओं में जाकर राजनीति में युवाओं की भागीदारी के लिए छात्रों को जागरूक किया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर छात्र नेताओं ने राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता प्रवीण बोरा ने बताया कि उनकी मुख्य मांग है राजनीति में युवाओं एवं छात्रों का प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि सभी पार्टियां 30 से 35% तक युवाओं का आरक्षण की बात करती आई हैं। CBLU के छात्र नेता प्रदीप बोरा ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा युवाओं व छात्रों को विधानसभा टिकटों के बंटवारे में नकार दिया है, जबकि राजनीतिक पार्टियां टिकट बंटवारे में युवाओं व छात्रों के आरक्षण की बात करती आई हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष को कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्र ज्ञापन सौंपेंगे और युवाओं के लिए टिकटों की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वे युवाओं को टिकट नहीं देती और नए चेहरे को आगे लेकर नहीं आती है तो विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से मार करेंगे। आज सभी छात्र संगठनों ने एकजुट होकर सभी पार्टियों से जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं उनसे मांग की गई है कि जो भी छात्र संगठन संघर्ष कर रहे हैं अपने मांगों के लिए, हमारा उम्मीदवार हमारे बीच से ही हो। किसी भी छात्र को टिकट कोई पार्टी नहीं दे रही है, 50+ के दे रहे हैं या फिर किसी धनाढ़ सेठ के बच्चे को टिकट दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि युवा को या छात्र का कोटा पूरा कर दिया। ये सरासर एक खिलवाड़ है। हमारे बीच का कोई छात्र इलेक्शन लड़के, चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचेगा तो हमारी आवाज वहां पे उठाएगा और हमारी मांगों को समझेगा, हमारी जरूरतों को समझेगा, हमारी परेशानियों को समझने का काम करेगा। इस बार सभी छात्र संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि हम उसी
पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमारे बीच के उम्मीदवार को हमारे हल्के से टिकट देगा और मौका देगा विधानसभा चुनाव लड़ने का। ऐसा नहीं है कि कोई भी भारी उम्मीदवार आया, पैराशूट से कोई उम्मीदवार उतार दिया धन के बल पर, उसके पीछे इस बार छात्र नहीं भागेंगे। क्योंकि युवा जो कॉलेज छात्र नेताएं हैं वो हर जगह पर अपनी भूमिका निभाता है छात्र नेता, और वहाँ युवा विधानसभा में भेजा जाए तो वो शिक्षा में या युवाओं की आवाज उठा सके, हमारी बेटियों की आवाज उठा सके। एक युवा कॉलेज से निकलेगा तो वहाँ विधानसभा में जाएगा तो एक अलग ही माहौल वहाँ का युवा का जो मांग उठाते हैं, युवा के बेरोजगारी का है, आज अलग अलग मांग है युवा की, वो उठाने का काम करेगा। जो प्रवासी नेपाली संघ की नगर समिति ने हरितालिका तीज उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में नेपाली मूल की महिलाओं ने नेपाली वेशभूषा में अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। समिति से संबंधित नेपाली पुरुष व बच्चे भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और नेपाली गानों की धुनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। गीतों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व दहेज प्रथा पर रोक और महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ पर कटाक्ष किए गए। ऐसी मान्यता है कि कार्यक्रम के तुरंत बाद अगले दिन बेटियों, बहनों व बुआ को बुलाकर भोजन करवाया जाता है। वहीं मेले में बच्चों व महिलाओं ने जमकर खरीदारी की और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। नेपाली मूल की महिलाओं ने परंपरागत वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रवासी नेपाली संघ नगर समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा पारंपरिक नेपाली लाल साड़ी और पुरुषों के द्वारा नेपाली कुर्ता पजामा और सर पर नेपाली टोपी पहनी गई। कार्यक्रम में बच्चे, महिलाएं और बड़े लोग नेपाली गानों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। प्रवासी नेपाली संघ के लोगों ने बताया कि पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और इस दिन दोनों के द्वारा पानी तक न पीने का प्रयास किया जाता है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। ये हमारी हरितालिका तीज का कार्यक्रम है। प्रगतिशील हरितालिका तीज हम मनाते हैं अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए। जैसे हमारे परंपराओं में व्रत रखना और पति की कामना के साथ साथ हम इस तीज को एक प्रगतिशील हिसाब से मनाते हैं। जैसे आजकल महिलाओं के ऊपर कितने अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में हम गीत और नृत्य के द्वारा ये महिलाओं को एक मतलब वो देते हैं, मैसेज देने को कहते हैं कि भाई अपना बचावा हमें कैसे करना चाहिए है। और इसी तरह आजकल देखो कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे महिला हो चाहे हमारी बाल बालिका है, कितने अन्य अत्याचार हो रहे हैं। आज देखो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, तो ये तो गरीब तबके के हैं, बेचारे आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए कि ये अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी महिला को। इस गीत को परंपरा के साथ हमने एक प्रगतिशील गीत मतलब ये गीत और नृत्य करके पेश करते हैं। ये हमारा जो मूल प्रभावशील भारतीय नेपाली एकता समाज संगठन है, महिला विभाग की आयोजना में हमने करा है। सर जी, हम मूल प्रभावशील भारतीय नेपाली एकता समाज क्षेत्रीय पश्चिम उत्तर क्षेत्रीय तरफ से हुआ। हमारे सदाई से ये हरितालिका तीज जो है सदा मनाते आए हुए हैं, लेकिन हमारे जो विचार है अलग प्रकार के हैं। जो परंपरागत के हिसाब से भी हम ये शोषण पीड़ित जो महिला है, अन्य अत्याचार हो रही है आज महिलाओं के ऊपर, जहाँ जो एक महिला अपने आप जहाँ संभव नहीं है, इस महिलाओं को हम इसी माध्यम से कोई ना कोई माध्यम से सचेत संगठित करना चाहते हैं। मजदूर वर्गों को भी संगठित करना चाहते हैं। अपने हक अधिकार अपने जीने के लिए अपने तरीका बदले, संगठित हुए, जो विकृति विसंगति विरुद्ध लड़े। हमारी मूल प्रभावशील नेपाली एकता समाज के मांग यही है। और अब चलते चलते भाजपा के टिकट बंटवारे ने प्रदेश की राजनीति में हंगामा पैदा कर दिया है। अभी भाजपा ने विधानसभा की 67 टिकटों की सूची जारी की है और इस सूची के बाद पार्टी के करीबन 2 दर्जन से अधिक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकटों को लेकर ऐसा हंगामा पहली बार हुआ है। पहले जब टिकटें बढ़ती थी और किसी प्रभावी नेता की टिकट कट जाती थी तो वो नेता किसी दूसरी पार्टी का रास्ता मापता था, उस पर राजनीतिक दल बदल का लेबल लगा दिया जाता था। परंतु आज सत्ता पाने की इच्छा इतनी प्रबल हो चली है कि दल बदल का शोर मचाने वाली पार्टी ही दल बदलने वाले नेताओं को सम्मान दे रही है। विधानसभा की टिकटों ने तो राजनीति को भावनात्मक बना दिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है
कि टिकट कटने पर भाजपा नेता सुबक सुबक कर कैमरों के सामने क्यों रो रहे हैं। भाजपा की कद्दावर महिला नेता पूर्व मंत्री कविता जैन टिकट न मिलने पर अपने समर्थकों के सामने इतनी भावुक हो गई कि फूट फूट कर रोने लगी। तो शाम से पूर्व विधायक शशि रंजन परमार भी टिकट कटकर किरण चौधरी की पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दे दी गई तो पूर्व विधायक कैमरे के सामने बच्चों की तरह रो पड़े। यही हुआ मंत्री विशंबर वाल्मीकि के साथ। उनको बवानीखेड़ा से टिकट नहीं मिली तो उनके भी आंसू बहने लगे। राजनीतिक चर्चाकार कहते हैं कि टिकट मिलना और कटना राजनीति की एक सामान्य प्रक्रिया है। टिकट के लिए पार्टी अपने स्तर पर पैमाना सेट करती है और उसी पैमाने पर खरे उतरने वाले नेता को पार्टी टिकट देती है। हरियाणा की 58 साल की राजनीति में शायद यह पहली बार हुआ कि टिकट ना मिलने पर नेता सार्वजनिक मंच पर रोए हैं। राजनीति में भी व्यापार का सिद्धांत लागू होता है। पैसा और समय तो राजनीति लाभ पाने के लिए एक निवेश है। चर्चाकार कहते हैं कि ऐसे नेताओं ने टिकट को इतना आत्मसात कर लिया था कि टिकट न मिलने पर उनको भावनात्मक धक्का लगा। दूसरी संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि ऐसे नेता विधायक बनकर अपनी कोई मनचाही रूपरेखा बनाए हुए थे। जिनकी टिकट कटी है उनमें कुछ बहादुर नेता भी हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब माना जा रहा है कि हरियाणा में आने वाले दिन हंगामेदार होंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी बन सकती है तीसरा विकल्प, कहा सुनीता केजरीवाल ने। भगवान श्री राम कथा का रसोस्वादन करना हर घर के लिए मंगलदायी, कहा साध्वी करुणागिरी महाराज ने। टिकट कटने की संभावना पर रामकिशन फौजी ने की महापंचायत। दादी सती मंदिर मेले में हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। छात्र संगठनों ने भी की विधानसभा टिकटों की मांग। प्रवासी नेपाली संघ ने मनाई हरतालिका तीज। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।